हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। ये वीडियो एडॉप्शन में फिर से है क्योंकि एडॉप्शन का जो पार्ट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेक्शन 10 तक पढ़ाया था और सेक्शन 10 में जो भी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में एडॉप्शन पार्ट 4 में, उसके अंडर सेक्शन 11 जो है इसका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो भी कवर अप हो जाता है। इसलिए मैं वो सेक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधा आ रहा हूँ सेक्शन 12 में। जो आपको सेक्शन 12 का जो मतलब है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन, सेक्शन 12 का हेडिंग बेयर एक्ट, अगर आप लोग के पास है तो आप उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 के अंडर आता है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन। उसके अंदर दो तरह का आता है। एक तो आता है इन द नेचुरल फैमिली में। नेचुरल फैमिली जो होता है जिस मतलब ए और बी और सी और डी, इन दोनों के बीच में ई का ई एडॉप्टी है। एडॉप्शन जो एडॉप्शन में दे रहा है वो हुआ ए और बी। जो एडॉप्ट कर रहा है वो है सी और डी, और जो एडॉप्ट हो रहा है वो है ई। तो ए और बी हो जाएगा नेचुरल फैमिली और सी और डी हो जाएगा एडॉप्टिव फैमिली। ठीक है, तो हम लोग अब पहले सेक्शन 12 के बारे में थोड़ा जानेंगे कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है, लॉ क्या है उसका। उसके बाद हम लोग नेचुरल फैमिली के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या है। उसके बाद एडॉप्टिव फैमिली के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आता है सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें मैंने बताया लिखा है डिटेल्स गिवन इन द सेक्शन बेयर एक्ट का, तो मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप भी लाइन बाय लाइन फॉलो कर सकते हो। मैं आपको पूरा पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है एक्सप्लेनेशन, लिखा है एन एडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of adoption, and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed. Severed का मतलब broken भी हो सकता है। and replaced by those created by the adoption in the adoptive family। अब इसमें प्रोवाइडेड दैट जो लिखा हुआ है वो आप बगल में आप लिख के रख लो। प्रोवाइजो उसका मतलब होता है, प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन ना। सेक्शन 12 उसका कुछ एक्सेप्शन भी आता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन का एक्सेप्शन आप पढ़ने जा रहे हैं। सब सेक्शन ए, द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एडॉप्टिव चाइल्ड। जो एडॉप्टिव चाइल्ड जो मैंने पहले बोला गया है, द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एन एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth. B, any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligations, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth. The adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or before the adoption। ये मैंने पढ़ दिया डिटेल्स गिवन इन द सेक्शन बेयर एक्ट में। अब मैं आता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन मतलब हो जाएगा आपका इधर, एन एडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड। वो चाइल्ड जो अडॉप्ट किया जा रहा है, एडॉप्टिव फादर जो है उसका मतलब एडॉप्टिव चाइल्ड जो डॉटर भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पसेस विथ इफेक्ट। जब एडॉप्शन आप एडॉप्ट जब आप कर रहे हो, जिस डेट से कर रहे हो एडॉप्ट, उस डेट के बाद से जहाँ से उसका जन्म हुआ, जिस ए और बी में, ए और बी जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उस हिसाब से आप समझो। ए और बी ने एडॉप्शन के लिए दे दिया ई को, सी और डी को। मतलब ए और बी एक पार्टी है, सी और डी अलग पार्टी है। इसमें हो रहा है ए और बी अपना बेटा ई को एडॉप्शन में दे रहा है सी और डी को। सी और डी एडॉप्ट कर रहा है ई को। ठीक है,
तो जिस डेट में एडॉप्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जिस दिन से एडॉप्शन कंप्लीट हो जाता है, ई का मतलब सी और डी एडॉप्ट कर लेता है सी ई को, तब जाके ई का जितना भी रिलेशन था, रिश्ता नाता था ए और बी के साथ, सब टूट जाएगा। यहाँ लिखा है ना, जहाँ पे बर्थ होता है शैल बी सीवियर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय दोज क्रिएटेड बाय द एडॉप्शन इन द एडॉप्टिव फैमिली, और वो रिलेशन नया बन जाएगा सी और डी से, मतलब ए और बी से फिर कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसका एक्सेप्शन में आते हैं, द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन हुम ही और शी वुड नॉट हैव मैरिड। अगर वो एडॉप्शन के लिए नहीं दिया जाता और अगर वो किसी से शादी करना चाहता था तो उससे भी शादी नहीं कर सकता उस टाइम, एडॉप्शन अगर नहीं किया है तो। एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द एडॉप्टेड चाइल्ड, सब सेक्शन बी जो है, क्लॉज बी जो है इसका, ये बताता है कि जो भी प्रॉपर्टी ए और बी ने मिल के या फिर बी या फिर ए, ईदर ऑफ देम have given their property, some property to E, that is her child, or child means daughter or son, that those property will remain with him after the adoption, after the process of adoption also। मतलब हुआ कि एडॉप्शन होने के बाद, मतलब सी और डी के पास चला गया ई, रिलेशन टूट गया, उसके बावजूद उसके पास ए और बी का प्रॉपर्टी रहेगा जो उसको मिला था वहाँ पे, ठीक है। तो बेयर एक्ट का काम खत्म। अब सेक्शन 12 का काम खत्म। अब हम लोग आते हैं नेचुरल फैमिली में क्या होता है। नेचुरल फैमिली में पहला है रिलेशनशिप विद द मेंबर्स ऑफ द नेचुरल फैमिली। में नेचुरल फैमिली मतलब जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसमें रिलेशनशिप कैसा था मेंबर्स का। तो सुनिए जरा, फॉर सेक्युलर रिलीजियस एंड सिविल पर्पसेस, सेक्युलर रिलीजियस और सिविल पर्पस के लिए द अडॉप्टेड चाइल्ड सीजेस टू बी द चाइल्ड ऑफ द नेशनल फैमिली। ये सब रीजंस के कारण सेक्युलर रिलीजियस एंड सिविल पर्पस के लिए जो चाइल्ड अडॉप्ट हो रहा है वो सीज टू बी द चाइल्ड ऑफ, वो होता है कि मतलब नेशनल फैमिली का जो चाइल्ड है वो माना नहीं जाता। हिज फादर एंड मदर सीजेस टू बी हिज पेरेंट्स, मतलब उसके मम्मी पापा जो है ओरिजिनल है और उनका कोई रिलेशन नहीं रहता। एंड ऑल रिलेशन ऑन द फादर साइड एंड द मदर साइड सीज टू बी हिज रिलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। आफ्टर एडॉप्शन के बाद ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट्स, मतलब जो प्रॉपर्टी उसको मिल गया तो मिल गया, एडॉप्शन हो गया, वो चला गया फैमिली को छोड़ के, ओरिजिनल फैमिली नेचुरल फैमिली को छोड़ के चला गया। तो फिर उसके बाद ए और बी से उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसका जितना भी रिलेशन था सब सीवियर मतलब ब्रोकन हो गया है, सब टूट गया है, तोड़ दिया गया है एडॉप्शन के बाद, ठीक है। आफ्टर एडॉप्शन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट्स। Only tie that he retains with his natural family is that he cannot marry any person in his natural family। मतलब नेचुरल फैमिली में अगर कोई है, मतलब बहन है अगर या फिर भाई है, वो बिफोर एडॉप्शन था और आफ्टर एडॉप्शन दोनों तो अनजान हो गए वापस, तो उससे शादी नहीं कर सकता, इसमें यही लिखा है। तो अब यही समझ लो, ठीक है न। राइट ऑफ नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल पेरेंट्स, द नेचुरल पेरेंट्स right of guardianship ceases with effect from the date of adoption। नेचुरल पेरेंट्स का राइट जो था गार्डियनशिप का वो खत्म हो जाता है जब उस तारीख से जिस तारीख से उसका एडॉप्शन, उसके बेटे या बेटी का एडॉप्शन हो जाता है। वॉट एवर बी द एज ऑफ द चाइल्ड, कोई भी एज हो चाइल्ड का तब भी, इवन इफ द चाइल्ड इज बिलो 5 मतलब 5 साल के नीचे का भी बच्चा हो तब भी इट्स नेचुरल मदर कैन नॉट क्लेम इट्स कस्टडी। और 5 साल के नीचे हो बच्चा तब भी उसकी जो नेचुरल मदर है कैन नॉट क्लेम इट्स कस्टडी, मतलब उसको क्लेम नहीं कर सकती। विच शी वुड बी इंटाइटल्ड अदरवाइज अंडर प्रोवाइजो, प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया लिखने के लिए, वो आप लिख लो, आपको काम आएगा। प्रोवाइडेड दैट, जो लिखा हुआ है सब
सेक्शन 6 का ए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का 1956, व्हेन एडॉप्शन ऑफ अ मैरिड पर्सन इज परमिटेड, जब एडॉप्शन परमिटेड है मैरिड पर्सन का, दैट पर्सन कैन नॉट गिव एन एडॉप्शन हिज चाइल्ड बॉर्न टू हिम, जो उसका जो बेटा निकलेगा वो एडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता प्रायर टू द एडॉप्शन से पहले, दो अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन वॉज एक्सप्रेस्ड इन अ केस अंडर द ओल्ड लॉ। अब हम लोग आते हैं डाइवेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रोविजो बी, मतलब कि क्लॉज बी या फिर एक्सेप्शन नंबर बी सेक्शन 12 का of the act provides that any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligations, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligations to maintain relatives in the family of his or her birth. Thus, any property that the child inherited from his relation before adoption will continue to be his property even after adoption। इसका यही मतलब आता है कि यहाँ पे ए बी इन दोनों का जो बेटा है वो है ई, ठीक है। ए और बी ने एडॉप्शन में दे दिया ई को, सी और डी ने ले लिया, सी डी ने ले लिया। उसके बाद जब एडॉप्शन जब खत्म हो जाए, मान लो बी जो है उसने अपना प्रॉपर्टी दे दिया ई को, ठीक है। आफ्टर एडॉप्शन ये जो रिलेशन था ये सब टूट जाएगा, बट एक्सेप्शन ये है कि जो प्रॉपर्टी पी जो है ये इसी के साथ रह जाएगा। जो पी है, सी और डी जब इसके मम्मी पापा हो जाएंगे, एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर, तब ई के पास पहले का जो प्रॉपर्टी है वो रहेगा ही, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता के समझाता हूँ। ये तो एग्जाम्पल एक तो मैंने आपको ड्राइंग करके बताया, अब मैं आपको थोड़ा बोल के भी समझा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, टू ब्रदर्स एक्स और वाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू ब्रदर्स। अभी तक में अगर कोई डाउट आता है अगर आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ लिखा है टू ब्रदर्स, मान लेते हैं टू ब्रदर्स, एक ठो का नाम है एक्स है, दूसरा वाई है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मदर, चलो इसकी मदर जो है, इन दोनों की मदर एम, ठीक है। प्रॉपर्टी इनहेरिट किया दोनों ने, मतलब इसके पास भी पी है, इसके पास भी पी है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द फादर गेव अवे एक्स इन एडॉप्शन, पर इसका जो बाप जो है, ये बाप मतलब फादर, ये दोनों भाई भाई है, ब्रदर्स है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। इसका बाप जो है ये एक्स को एडॉप्शन के लिए दे देता है, फॉर एडॉप्शन, ठीक है। एक्स विल कंटिन्यू टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्स के पास जो प्रॉपर्टी जो मदर से मिला था, एक्स जो है उसके पास प्रॉपर्टी रहेगा एडॉप्शन के बाद भी, जो मैंने आपको अभी समझाया। और टेक अनदर एग्जाम्पल, इतना एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो। अब लोग आते हैं अगले, इन द एडॉप्टिव फैमिली। अब एडॉप्टिव फैमिली में क्या होता है ये हम लोग जानेंगे।
रिलेशनशिप विद द मेंबर्स ऑफ द एडॉप्टिव फैमिली, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल फैमिली में रिलेशनशिप कैसा रहता है, वैसे आप पढ़ेंगे एडॉप्टिव फैमिली के में भी, उस केस में भी पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लें। द एडॉप्टेड चाइल्ड इज डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द एडॉप्टर। एडॉप्टर मतलब जो एडॉप्ट कर रहा है, फॉर ऑल पर्पसेस। हिज पोजिशन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इज दैट ऑफ नेचुरल बॉर्न सन। उसका जो भी इंटेंट्स रहेगा, पर्पस रहेगा, नेचुरल बॉर्न सन जैसा ही रहेगा। दैट इज ही हैज द सेम राइट्स, प्रिविलेजेस एंड सेम ऑब्लिगेशंस इन द एडॉप्टिव फैमिली। जो चाइल्ड जो अडॉप्ट किया जा रहा है उसके पास सेम राइट रहेगा, सेम प्रिविलेज रहेगा एंड सेम ड्यूटी रहेगा इन द एडॉप्टिव फैमिली में भी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिलेशनशिप विद द मेंबर्स ऑफ द एडॉप्टिव फैमिली। The adoption in Hindu law means complete transplantation of the child in the adoptive family। यहाँ देखो बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, complete transplantation। complete transplantation मतलब कि जब मैंने आपको बताया कि ए था, ए और बी एक फैमिली है, सी और डी एक फैमिली है, ए और बी का बेटा ई, चाइल्ड ई है। ठीक है, तो ए ने दे दिया ई को एडॉप्शन में और सी और डी ने ले लिया। ठीक है, और जैसे ई आ जाता है सी और डी के पास, तो जितना भी रिलेशन था ई का ए और बी से सब टूट जाता है, कोई रिलेशन नहीं रहता, वो लोग स्ट्रेंजर बन जाता है। एक तो स्ट्रेंजर फैमिली, कोई रिलेशन नहीं रहेगा लीगली। दिस मीन्स दैट ही इज नॉट merely the child of the adoptive parents, but he is also related to all relation on the mother side as well as the father side, as if is the natural born child of the family। ये एक तो एडॉप्टिव चाइल्ड की तरह उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो उसको जो एडॉप्ट हुआ चाइल्ड जो ई जो है उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ नेचुरली बॉर्न चाइल्ड बाय सी एंड डी। ठीक है, thus fathers and mothers parents are his grandparents, his adoptive parents daughter is his sister and so on। ठीक है, इसमें आता है नेक्स्ट वन गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस। 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो इंट्रो। द एडॉप्टिव पेरेंट्स are the natural parents of the adopted minor child, first the father then the mother। If the adopted child is less than 5 years, then the adoptive mother will have preferential claim to be custody of the child। ये इंट्रो हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गार्डियनशिप का ये था। The position of an adopted child in respect of inheritance and maintenance is the same as that of the natural born child। जो एडॉप्टेड चाइल्ड ई जो है उसके पास जो पोजीशन जो था नेचुरली बॉर्न चाइल्ड के पास, मतलब ए और बी के पास जब वो था बिफोर एडॉप्शन, उस टाइम जैसा उसका पोजीशन था इन रेस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस, एकदम सेम टू सेम वैसे एकदम डिट्टो एकदम वैसे ही आ जाएगा एडॉप्शन के बाद भी एडॉप्टिव फैमिली के पास। इफ देयर इज एन एडॉप्टेड चाइल्ड एंड ए नेचुरल चाइल्ड, बोथ विल इनहेरिट इक्वली। अगर वहाँ के सी और डी के पास एक नेचुरल चाइल्ड ऑलरेडी है और उन लोगों ने एक चाइल्ड एक और अडॉप्ट किया है, तो लोग के जो ये इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस का रेस्पेक्ट में पोजीशन जो है इक्वली होल्ड करेगा दोनों। द एडॉप्टेड चाइल्ड हैज़ द राइट ऑफ कोलैटरल सक्सेशन। कोलैटरल सक्सेशन मतलब कि दोनों पैरेलली सक्सीड करेगा प्रॉपर्टी, जो नेचुरली बॉर्न है और जो एडॉप्टिव चाइल्ड है दोनों, both on his adoptive mother's side and adoptive father's side। In short, he will inherit in the adoptive family as if he is born in the adoptive family। In short में बोला जाए कि वो ऐसे इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी को, एडoptive फैमिली का प्रॉपर्टी, जैसे कि वो एक तो नेचुरली बॉर्न चाइल्ड है, सी और डी मतलब ई सी और डी के नेचुरली बॉर्न चाइल्ड है। ई मतलब he can claim maintenance against his adoptive parents or against any person against whom as a natural child he could have claimed maintenance। वो जो ई जो अडॉप्ट हो गया है, सी और डी ने अडॉप्ट कर लिया,
वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के अगेंस्ट, और अगेंस्ट एनी पर्सन, कोई दूसरे पर्सन से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अगेंस्ट हुम एज ए नेचुरल चाइल्ड ही कुड हैव क्लेम मेंटेनेंस, मतलब नेचुरल चाइल्ड अगर होता तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम करता, उसको मिलता तो भी वो क्लेम कर सकता था। ठीक है, तो इसमें भी आता है डाइवेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। सेक्शन 12 सबसेक्शन सी specifically lays down that the adopted child shall not deprive any property of any estate which vested in him or her before अपना जो adopted child है वो ये कोई भी प्रॉपर्टी को डिप्राइव नहीं करेगा, अपना पोजीशन को डिप्राइव नहीं करेगा जो उसके पास था, ठीक है, एडॉप्शन के पहले छोड़ेगा नहीं। द ओल्ड हिंदू लॉ ऑफ डाइवेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन एडॉप्शन वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पुराना हिंदू लॉ जो था बिफोर 1956 या फिर जितने भी हिंदू लॉज अभी हैं उससे पहले डाइवेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी में डाइवेस्ट करना ऑन एडॉप्शन के दौरान बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एंड सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट लिटिगेशन मतलब बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली। एग्जाम्पल, आखिरी जो पॉइंट है एग्जाम्पल, ए डाइड लिविंग हिज विडो बी एंड 2 daughters। ये लगता है मार्क करके आपको बताना पड़ेगा। देखो भाई, ए और बी, ठीक है, यहाँ लिखा है ए डाइड, इन दोनों का रुको, ए डाइड लिविंग हिज विडो बी विथ एंड 2 daughters, मतलब डी ए का एक ठो डॉटर, 2 डॉटर है, ठीक है, ए मर गया, ये वो काट दो। ए डाइड लिविंग हिज विडो बी, ये जो बी है विडो, एंड 2 daughters एक्स एंड वाई, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई। ऑन एज डेथ, ए के डेथ पे, ए डेथ बी जो है ये, एक्स एंड वाई इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ ए, इसके पास जो प्रॉपर्टी था पी वो एक्स और वाई के पास आ गया। इज टेकिंग 1/3 ए का जो प्रॉपर्टी है 1/3 करके डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के पास एज वेल एज इसकी वाइफ के पास। ये आपको अच्छी तरह तब पता चलेगा जब हम लोग सक्सेशन पढ़ेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट। दिस 1/3 शेयर वेस्ट इन ईच ऑफ देम इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ ए। जैसे ही ए मरता है तो पी का ये 1/3, पी का ए 1/3 और पी का ये 1/3 एक्स के साथ रहेगा, पी का 1/3, पी का 1/3 वाई के साथ रहेगा, पी का 1/3 बी के साथ भी रहेगा, ठीक है। इमीडिएटली इफ नाउ बी एडॉप्ट्स अ सन पी, अगर बी ने एक और सन एडॉप्ट किया जो है पी, ये पी डैश मान लें हम लोग, पी डैश पी डैश पी डैश, तो पी को एडॉप्ट किया, पी कैन नॉट डाइवेस्ट, मतलब पी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगा, क्योंकि जब ए मर गया था तब पी नहीं था। अब ए के मरने के बाद प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 1/3 करके। अब पी अगर बी अडॉप्ट भी कर लिया उसके बावजूद पी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी रहेगा बी के पास, एक्स के पास और वाई के पास, ठीक है। आज तक यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और अगला स्लाइड भी आप देख ही लो, काम ही आएगा आपको। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको और भी वीडियोज़ ऐसे देखने हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोल दो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। कोरोना का टाइम चल रहा है, घर में रहना ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।